नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ, कुछ खास मेहमानों के साथ आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के एजेंडे पर। दाऊद इब्राहिम को लेकर सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में दिया बड़ा बयान। कहा नहीं पता कहां छिपा बैठा है देश का मोस्ट वांटेड। और कुमार विश्वास को लेकर दो हिस्सों में बटा दिल्ली महिला आयोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन का विरोध कर महिला सदस्य ने किया इस्तीफे का ऐलान। दो खास मुद्दे हैं, कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। कुमार विश्वास को लेकर के जो विवाद चल रहा है वो लगातार गहराता जा रहा है। अब कुमार विश्वास ने आज जो मीडिया से बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि मीडिया वालों के घर में मां बहन नहीं है क्या। साथ ही साथ उन्होंने कहा अभी तक नोटिस मिला नहीं है और डीसीडब्ल्यू की जो चेयरमैन है वो कह रही है कि नोटिस मिल गया है। बाकायदा उन्होंने मीडिया के सामने उन्होंने उस चीज़ को दिखाया। लेकिन इन सब के बीच में एक सदस्य ने कहा कि कुमार विश्वास का पक्ष सही है और तब बरखा सिंह ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है। तमाम हंगामे चल रहे हैं। जरा पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा कुमार विश्वास ने। आप क्लैरिफाई करेंगे कि आप लोग इस तरह के संबंध क्यों चला रहे, किसी ने आरोप लगाया क्या? नहीं, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, आपके घर में बहन बेटियां हैं या नहीं? आप लड़कियां हैं कि नहीं? आप महिलाएं हैं? आप कहीं भी अगर नहीं, अगर आप किसी भी टाइटल को गलत तरीके से चलाएंगे, आप उस पुरुष के पास जाइए जिसको अपनी पत्नी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए किसी और का सहारा चाहिए। आप उन ट्रॉल्स के पास चाहिए जिनके खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस में लिखवाई गई है, जिन ट्रॉल्स ने उस लड़की के मेरे साथ खड़े होने के चित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। क्या भारत की सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने किसी महिला की आत्मरक्षा के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? 1 महीना पहले उस बच्ची ने रिपोर्ट की है और वो ट्रॉल्स आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। किसी का भी फोटो पोस्ट करते हैं, 4 आदमियों के फोन नंबर सहित उसने रिपोर्ट लिखवाई है। दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जी हैं, नेता सीपीएम के। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश चंद्र रतन जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमारे साथ तैफाई इस्माइली साहब हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पहला सवाल पुष्पेंद्र जी आपसे, ये जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो विवाद चल रहा है और अब ये विवाद है नहीं है, कैसा है, कैसे देख रहे हैं कि एक महिला कह रही है कि आप खंडन कीजिए कि आपका मेरे साथ कभी कोई संबंध नहीं रहा है, वो व्यक्ति बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर बीजेपी के खिलाफ करवाई है, बीजेपी के लोग धमका रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मसले को? लेकिन उस सबके पहले मैं आपका रिएक्शन लूँ, लेकिन इस बीच जरा बयान दिखाते हैं। जब हंगामा हुआ, जब जूही खान ने इंटरवीन किया, जरा पहले वो बयान देखते हैं। आई एम जूही खान, सदस्य दिल्ली महिला आयोग। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि इट इज़ अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मिस्टर कुमार। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही मामला जो है, ये आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है। She is a member of आम आदमी पार्टी। Earlier in Congress, now joined आम आदमी। She is a member of आम आदमी पार्टी। जूही खान अपनी डिसीजन का अब ये इनको यहाँ भेजा गया है। चलिए, सुना पुष्पेंद्र जी आपने, बताइए क्या कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? लेकिन मुझे लगता है कि आप इसमें 2-3 चीज़ों को देखें। जब से ये सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है और उसके बाद में फिर एक लंबे समय के बाद वो वहाँ अपना इलाज कराने गए, इलाज करा के लौट के आए। और पिछली सरकार जब 49 दिन की, उस समय ने आपको याद होगा कि इनके एक सोमनाथ भारती मंत्री थे, वो विदेशी महिलाओं के साथ उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से रेट डलवाने का दबाव हुआ, वो बहुत चर्चा में रहे। अभी पिछले दिनों से आम पार्टी को आप देखें तो वो एक गजेंद्र नाम का जो जंतर मंतर पे एक किसान ने आत्महत्या की है, उसके बाद मैं समझता हूं कि सीधा आरोप लगा। और फिर उनका एक मिनिस्टर है इस वक्त, कोई नरेंद्र तोमर, उनके ऊपर भी कोर्ट में कुछ मामला चल रहा है फेक डिग्री का। कुमार विश्वास जो अमेठी में चुनाव लड़ने गए थे, अब ये महिला उनके साथ थी या नहीं थी, इनके अच्छे संबंध थे, बुरे संबंध थे, ये बड़ा ऐसा मामला है कि इसको बहुत पहले ही उसमें नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारत में इस तरीके की परंपरा बड़ी कम रही है कि किसी भी राजनीतिक लीडर के खिलाफ कोई महिला टेलीविजन पे आकर के बोल ले, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाएं बहुत कुछ होने के बावजूद भी कभी पर्दे पे इस तरीके के संबंधों या इस तरीके की बातों के लिए आती नहीं है। और उसने आके जो भी कुछ बोला, तो लेकिन पहली दृष्टि में मैं कह रहा हूं, आम पार्टी हो, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो उसमें अगर आप ये देखें कि प्रथम दृष्टि में तो ये लगता है कि उनको इस सिलसिले में पूछताछ होनी चाहिए, उनसे उस पर कोई बात होनी चाहिए। महिला कमीशन ने उनको बुलाया है तो उनको जाना चाहिए। लेकिन उसको इस तरीके से कह देना
कि साहब वो तो प्लांटेड है, वो फोटो खिंचवाया, ये खिंचवाया, इससे इस कंट्रोवर्सी को कुमार विश्वास साहब जो हैं इसको और स्ट्रेच कर रहे हैं, और इसमें किसी का नुकसान नहीं कर रहे, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी महिला, वो उसका क्या चरित्र है, उसका क्या चरित्र नहीं है, ये तो साबित होने की बात है, लेकिन टेलीविजन पे आकर के जब इस तरीके के बयान होते हैं तो उस पर एक सस्पेशन होता है। तो मुझे लगता है कि जो अभी पिछले दिनों प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, तो लगातार ये सरकार सत्ता में आने के बाद इसके अंदर के लोगों के बारे में एक के बाद एक कंट्रोवर्सी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊं से पहले एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। सामान्य तौर पर जो मामले आते हैं राजनीतिक या जैसे भी जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, ज़्यादातर मामले यौन शोषण के आरोप के कई सारे मामले हमने देखे हैं, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं दोनों पक्ष ये बात कह रहा है कि कोई संबंध नहीं है आपस में, लेकिन फिर विवाद है क्या? क्या आपको लग रहा है कि इस विवाद को जबरदस्ती बनाया जा रहा है? वजह क्या मान रहे हैं? वो भी महिला भी ये कह रही है, कुमार विश्वास की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, फिर विवाद की वजह क्या है? नहीं, देखिए उसमें एक बात तो है ना कि उस महिला का ये आरोप है कि भाई आपकी पत्नी ये बयान दे रही हैं, मेरी तस्वीर इस्तेमाल हो रही है, आप एक अगर सार्वजनिक जीवन में हैं, वो लड़की तो सार्वजनिक जीवन में नहीं है ना, लेकिन अगर आप सार्वजनिक जीवन पे हैं और आपकी एक पोजीशन ऐसी है जो लोग आपकी तरफ देखते हैं, तो आपको एक बयान देना चाहिए कि मेरे और आपके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। क्योंकि इस तरीके की खबरें जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे उस लड़की का अगर हम फौरी तौर पर माने कि वो सच भी कह रही है, तो उसका पारिवारिक जीवन जो है वो ध्वस्त हो गया है। उसके पति ने उस पर शक करना शुरू कर दिया, उसके बच्चों ने शक करना शुरू कर दिया, और भारतीय समाज में ये बड़ी बात नहीं, बड़ी कॉमन सी बात है। तो अगर वो ये कहती है कि आप इस बारे में कहें कि न मेरा कोई संबंध था, न मैं इसको जानता हूं, और मेरी पत्नी ने अगर कोई बात उस पर आरोप लगाया वो गलत लगाया, क्योंकि कुमार विश्वास की पत्नी भी उसमें कूद गई है, तो इससे कम से कम कहता हूं कि हमारे देश में तार्किक और लॉजिक तौर पे बहुत सारी बातें हो या ना हो, लेकिन सामाजिक तौर पे अगर एक बार कोई बदनाम हो जाता है तो उसको अपनी रेपुटेशन गेन करने में सालों लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक लड़की का परिवार है, कुमार विश्वास को इस मामले में तकनीकी तौर पे नहीं जाना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से आप दोषारोपण करके चले जाए बात अलग है, लेकिन ये उनके हॉन्ट करेगा, क्योंकि लड़की का मामला भारत के अंदर आसानी से दबता नहीं है या नहीं है ये एक अलग विषय की बात है, लेकिन फौरी तौर पे अब उनको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने उनको बुलाया है दिल्ली के, तो वहां जाना चाहिए था उनको। वो कहते हैं मुझे नोटिस नहीं मिला, मैं कहता हूं खुद चले जाते, क्योंकि वो तो उस किस्म के टेम्परामेंट के आदमी है, कवि हैं, और बहुत कवि के अंदर बहुत सारी बहुत अपार इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि पेशेंस की बात होती है। कभी इतना रिजिड होना कि नहीं सामने जाऊंगा तो उनकी नाक कट जाएगी, इससे आम पार्टी को नुकसान हो रहा है। इस्माइली साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या हो क्या रहा है? लगातार एक के बाद एक विवाद जो सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, कामों पर चर्चा नहीं हो रही है, जो जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। कभी फर्जी डिग्री का मामला आता है, कभी अब ये वाला मामला सामने आया हुआ है, इसके अलावा जर्नैल सिंह का मामला है। कि क्या हो क्या रहा है आपकी सरकार में? देखिए विपुल जी, जैसे आपने सबसे पहले ये कहा कि जो मामला है, पहले कुमार विश्वास जी की बात कर लेते हैं कि जो ये मामला है इसमें कोई तथ्य और सत्य तो है नहीं, और जो महिला खुद ही कह रही कि हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, और ये बात जो है वो उनके पति के साथ घर के अंदर बैठ करके सुलझाई जा सकती है। समझाना किसको है? दुनिया को समझाना है टीवी के माध्यम से, या उसके पति को समझाना है? बात तो उसके पति की हो रही कि भाई उसका परिवार टूट रहा है, तो परिवार कौन जोड़ सकता है? परिवार उसके पति के घर के लोग उसके पति जोड़ सकते हैं। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी है कि मीडिया पर आकर इस चीज को बताया जाए कि हमारा कोई संबंध नहीं, जबकि वो खुद बता रही है और कुमार विश्वास जी वो भी बता रहे हैं। नहीं, पर तो अगर वो कह भी रही है तो इसको डिनाई करने में आपत्ति क्या है? अब तक इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है? भाई आप देखिए, उनका डिनाई उनका आया है कि भाई हमारा कोई ऐसी कौन सी बात ही नहीं है। वो एक महिला कार्यकर्ता थी, अमेठी गई थी, वहां उन्होंने कार्य किया था। महिला ये कह रही है, महिला भी खुद बोल रही है, तो सुन लीजिए, महिला ये कह रही है कि कुमार विश्वास की पत्नी जो आरोप लगा रही हैं वो सामने आए कुमार विश्वास के साथ में और कहें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आपत्ति क्या है? अगर एक डिनायल से चीजें किसी की सुधर सकती हैं, किसी का जीवन बेहतर हो सकता है, आपत्ति क्या है इसमें? तो मैं विपुल जी यही तो कह रहा हूँ ना कि ये चीजें तो घर के अंदर ही बैठ के हो सकती है ना, ये सारे दुनिया के सामने बैठ के करने की क्या जरूरत है? उनके पति और वो लेडी खुद चली जाए, उनके वाइफ कुमार विश्वास की पत्नी और वो दोनों बैठ जाएं, आपस में वो आपने तय कर लिया, वो
वो इसको पूरी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने ड्रामा की क्या जरूरत है। जिस तरीके से आप देखिए वो आप कल देखिए जो टीवी में दिखा रहा था कि कोई साहब पीछे से, आवाना साहब हैं कांग्रेस के, वो पीछे से उसको टिप दे रहे हैं, ये बोलो ये बोलो ये बोलो। तो ये इसमें क्लियर कट साजिश की बू आती है और निश्चित तौर पे एक आम पार्टी की तरफ से एक साजिश है और आम पार्टी पर ऐसी साजिशें और ऐसी विपत्तियां आई है और आम पार्टी से निश्चित तौर पर उभरेगी। चलिए, ये मामला चल रहा है, इस पर हम और भी चर्चा करेंगे, तमाम एक्सपर्ट से पूछेंगे। लेकिन जर्नैल सिंह का मामला, नरेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री का मामला, ये मतलब सवाल तो लोग पूछेंगे कि आपको काम करने के लिए सरकार बनाई गई, इतना बड़ा मैंडेट मिला, लेकिन कंट्रोवर्सी से ही बाहर नहीं निकल पा रही है आपकी पार्टी। देखिए, जर्नैल सिंह का जो मामला है, जो आरोप लगाया है जूनियर इंजीनियर ने मकान तोड़ने का, सवाल प्रश्न ये उठता है एमसीडी का। आप देखिए जो कार्य प्रणाली है एमसीडी की, जब बिल्डिंग की नींव दी जाती है तब एमसीडी कहाँ गायब रहता है। बिल्डिंग 5 मंजिला बन गई तो एमसीडी उसको तोड़ने आ गया, उसके पहले क्यों नहीं एमसीडी को समझ में आया कि बिल्डिंग, अरे तो हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं? उनको भगोड़ा करार दिया गया। किसको? अब आपके जर्नैल सिंह को, वो उनकी एंटीसिपेटरी जो बेल थी वो कैंसिल हो चुकी है। पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि भाई वो उनको भगोड़ा घोषित किया गया, अगर वो नहीं वो अभी तक उनका पता नहीं लग पा रहा है वो कहां पर है। तो आखिर में अगर कुछ है भी तो आए कानून के तहत अपना उस ट्रायल में हिस्सा लें, जो संविधान कह रहा है, जो कानून कह रहा है। वजह क्या है कि छुपे क्यों हैं? नहीं, वो छुपे नहीं, वो निश्चित तौर पर कानून के सामने आएंगे। देखिए, आप इसको परिपक्व समझने की जरूरत है। जब सबसे प्रथम चीज ये है कि जब बिल्डिंग का 5 मंजिल बन गया तो उसे तोड़ने क्यों आया वो? एमसीडी को पहले क्यों नहीं पता लगा कि वहां अवैध बिल्डिंग बन रही है? उसकी जब नींव रखी जाती है, फर्स्ट फ्लोर बनता है, सेकंड फ्लोर बनता है, उस समय एमसीडी को या उसके अधिकारी कहां रहते हैं? तो ये क्लियर कट एक तरह से एक्सटॉर्शन का केस होता है कि आप किसी को पहले बिल्डिंग बनाने के लिए देते हो, फिर उससे पैसे वसूली के लिए आ जाते हो और फिर कहते हो आप पैसे हमें नहीं दोगे तो हम इस बिल्डिंग को तोड़ देंगे। चलिए, कौन सा नियम और कानून इस देश में? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। बाकी फिर एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव कुमार जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से कुमार विश्वास के साथ जो विवाद बना हुआ है और उसको लेकर के जिस तरह की तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। चोपड़ा साहब, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? आप किस तरीके से, किस एंगल से आप देख रहे हैं? इसमें 2 चीजें हैं। एक चीज है कि आम आदमी पार्टी ने पहले प्रेस के सहयोग को बहुत इस्तेमाल किया अपने आप को दिल्ली की जनता के सामने लाने के लिए, और जब आप मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो मीडिया जो होता है वो 2 धार की तलवार होता है। तो वो तलवार जहां एक जगह आपके समर्थन में आती है, फिर दूसरी जगह आपको क्रिटिसाइज भी करेगी। और अगर आप थोड़े एमेचरिश हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दिखाया है, तो उसमें आप हर बार पकड़े भी जाएंगे। तो इस मामले में मेन चीज होती है, एक महिला का मामला है और इसको अच्छी तरह सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि दोनों महिला और विश्वास कह रहे हैं कि उनका कोई खास संबंध नहीं है। तो सवाल यह है कि समाज में लोगों के रिश्ते होते हैं अनेक तरह के, लेकिन हर चीज को एक मीडिया विवाद बना लेना मेरा ख्याल है मुश्किल है। लेकिन दूसरी चीज है कि जब आप मीडिया को इस्तेमाल करते हैं अपने हित के लिए, तो फिर यह भी समझ लीजिए कि आपके अहित के लिए भी मीडिया सामने आ जाए। आप कैसे देख रहे हैं सर? जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी की साजिश है, एफआईआर काफी पहले कर दी गई थी, अब तक कार्रवाई नहीं हुई, दिल्ली पुलिस ने कुछ काम नहीं किया क्योंकि किन के पास दिल्ली पुलिस है, ये तमाम बातें कही जा रही हैं कि सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। रमेश जी, एक तो जो लोग कल के देश को बदलने चले थे, देश के राजनीति के स्वरूप को बदलने चले थे,
और राजनीति के स्वरूप को बदलते बदलते यहाँ तक इनका एक आप नाम का एक तथाकथित स्वरूप बना। बहुत आश्चर्य की बात है कि 2.5 साल की सरकार में ये एक देश की संवैधानिक व्यवस्था को बलाए ताक रख करके, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये देश के एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको पार्टी में मानेंगे नहीं, अपने लोकायुक्त को मानेंगे नहीं, दिल्ली पुलिस को मानेंगे नहीं, एमसीडी को मानेंगे नहीं। एलजी और इनके बीच में क्या स्वरूप होना चाहिए उसको, संविधान को उसको ताक में रखने का काम करेंगे। कल तक जो केजरीवाल कह रहे थे शीला दीक्षित के लिए कि हमारे पास बक्से भर के सबूत है, और आज अभी केजरीवाल जी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़ा भावुक होकर के कह रहे थे कि भाई बहुत तो शर्म की बात है, निंदनीय बात है कि कम से कम हमारे परिवारों को तो छोड़ दीजिएगा। अभी बोल रहे थे कि बहुत आश्चर्य की बात है कि कुमार विश्वास की बेटी कह रही थी कि तुम्हारे पापा को क्या हुआ। मैं पूछना चाह रहा हूं, वो कह रहे थे, ये शब्द उनके थे, मैं पूछना चाह रहा हूं क्या बना सबूत के हमारे परिवारों को नष्ट कर डालोगे? कम से कम रहम तरफ खाओ, बख्श दो। लेकिन हम यही केजरीवाल जी से कहें, कल तक आरटीआई का सहारा लेकर के, कल तक सबूतों का पिटारा देकर के इस देश की संपूर्ण व्यवस्था को ताक में रख करके जो सत्ता के गलियारे की सीढ़ी को जो मीडिया के माध्यम से चढ़ने का काम किया था, और कल तक सजग प्रहरी बोल रहे थे मीडिया को कि देश का सजग प्रहरी है, आज वो सजग प्रहरी कहां गया? आज सत्ता के गलियारे पर चढ़ करके ये सारे सिस्टम को भूल गए। आज जितेंद्र तोमर, इनका क्या हालत है, जर्नैल सिंह की क्या हालत है, इनके लव गुरु शुरू हो गए। और ये दो के बीच का नहीं है, बल्कि मैं एक और बात बता दूं कि अमेठी में जब चुनाव चल रहा था तो अमेठी के चुनाव के टाइम पर ये तो पार्ट 3 के बीच का है। एक तो कुमार विश्वास और तथाकथित महिला के बीच का है, इनके इसी बीच में दरमियान में इनकी पत्नी आ गई, और जो चौथा है वो एविडेंस का एक ग्रुप था, इस्माइली साहब, और उस एविडेंस के उस ग्रुप ने तुरंत देखा ही नहीं, उस सारी क्लिपिंग जो है केजरीवाल को भेज दी। ये आपके मीडिया पे भी दिखाया गया कि वो, और इन्होंने यहां तक कह दिया कि इस कौन है, ये क्या है, मैं नहीं जानता। अब यहां जो बीजेपी को, कांग्रेस को कोसने के अलावा आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी एक मीडिया की एक महिला पत्रकार ने प्रश्न कर दिया, तो मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि टोटल व्यवस्था को ताक में रख करके उस महिला पत्रकार से कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, महिलाएं नहीं है, माँ बहनें नहीं है। अरे तुम ये सारी बकवास करने के साथ साथ तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब 2 और 3 के बीच की टिप्पणी थी तो ये प्रोपेगेंडा करने से पहले, ये आज से नहीं, अमेठी के इलेक्शन से पहले चल रहा था। इसमें न मीडिया, आपको स्पष्ट करके आना चाहिए। अभी जो अभी महिला आयोग में महिला, अब देखिए संविधान को नहीं, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है उसको भी ताक में रख दिया। जब सम्मन गया उसकी रिसीविंग दिखा दी, क्या जा रहा था, आप 2 के बीच का है, वो कह रहे हैं कि न मेरा मामला है, न मेरा मामला है, तो आगे तीसरे का क्या है? तो आपको अपनी बात को कहने के लिए भी मीडिया पर आना चाहिए, महिला कमीशन में जाना चाहिए, अपनी बात को रख देना चाहिए। इस टॉपिक का मामला समाप्त। संजीव जी, आप कांग्रेस पर भी ये इल्जाम लगाया कि वो आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रही है। कल को एक फुटेज आई है जिसमें कहा जा रहा है कि बार बार उनको डिक्टेट किया जा रहा था, जो पीड़ित महिला है वो, उसको डिक्टेट किया जा रहा था कांग्रेस के एक नेता के द्वारा। कैसे देख रहे हैं आप? ये तो आम आदमी पार्टी की फितरत है कि जो कहते हैं वो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। उन्होंने आज से नहीं, जब से अन्ना जी का आंदोलन चला था उस समय सारे भारत के संसद को गालियां देने का, इन्होंने उसके बहुत अपशब्द कहने का काम किया। उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद आज जब बाकी दुनिया में सारे खराब हैं, बस यही अच्छे हैं, ऐसा होता है क्या? इनको जब पूरी दिल्ली की जनता ने सत्ता दिया है, अच्छी बहुमत दिया है, अच्छा काम करना चाहिए, तो अपने पे आते हैं तो मीडिया दोषी हो गया और बीजेपी दोषी हो गया, कांग्रेस दोषी हो गया। अपने पे आते हैं तो सब बेकार है। आज हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि एलजी की बात है, इनके लिए संविधान और कानून कोई माने नहीं रखता है, इनके लिए सबसे परी यही है। मुझे यही जानना है कि ये भारत की जो एक व्यवस्था है उसके अनुसार हर काम होना चाहिए ना, कि इनके अनुसार काम होना चाहिए। इस्माइली साहब, आपसे मेरा जो सवाल है वो ये, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे आप हर कोई मामला, कोई विवाद बढ़ता है, जो आपको लगता है विवाद ज्यादा बड़ा हो गया, उसके बाद माफी मांग ली जाती है। अभी हाल फिलहाल में जो दुर्घटना सामने हुई थी, जो जिसमें एक आत्महत्या का मामला हुआ, और उस समय जो अंदाज था, जितना आक्रामक अंदाज था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
आशुतोष की तरफ से तमाम बातें कही, बाद में वो भी मीडिया के सामने रोते हुए दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को कहा कि नहीं, उनसे गलती हुई। तो क्या इस मामले में भी आगे चल के आपको लगता है कि माफी मांगी जाएगी क्या? नहीं, जो गजेंद्र वाली बात आप कह रहे हैं, वहां पे कई सारे मामले ऐसे रहे जिसमें जो आपको लगता है विवाद ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर पीछे हट करके माफी मांग लेना ही शायद बेहतर विकल्प रहता है। तो आपके पार्टी की तरफ से पहले भी कई बार हुआ। देखिए, एक कंट्रोवर्सी को खत्म करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप झुक जाएं, बजाय इसके कि आप अपना ईगो, आप अपना एक तरह से उस पर आप अड़े रहें, तो उससे पर कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, तो इस कंट्रोवर्सी पे कब झुकेंगे? नहीं, ये कंट्रोवर्सी सही ये कंट्रोवर्सी में झुकने की बात है। आप देखिए, एक मिनट बोल रहे हैं। देखिए, जो गजेंद्र का मामला था वो आप मीडिया ने दिखाया, सारी चीजें आई, और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी मतलब चीजें थी उन्होंने सामने की। आशुतोष जी रोए टीवी पे, एक भावनात्मक समय था वो, ठीक है, आंसू नहीं थे, एक चीजें आई और चली गई। अब प्रश्न ये उठता है कि देखिए, हम लोग आप देखें कि देश में अगर हम इन चीजों में उलझे रहेंगे, जैसे कि अभी चल रहा है, अभी इस समय जैसा अभी हमारे साथी ने बताया, तो ये अब हम इसमें आप ये देखेंगे जो हम काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम हो रहा है, जनता के लिए काम हो रहा है, उसको आप सामने कब लाएंगे? दिल्ली को 25 साल पीछे करने का आप लोगों ने जीमा लेके रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस्माइली साहब, अभी सालों में कांग्रेस ने क्या किया सर? आज कांग्रेस की ही देन है कि आप लोग अच्छे से और पूरा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। कांग्रेस और आपने बीड़ा उठा लिया है कि इस दिल्ली को कैसे तबाह किया जाए, अस्पतालों में परेशान किया जाए, किसानों को क्या रोज आम आदमी पार्टी का यही काम है कि रोज रोज बेहाल तो खुद हाल तो सुधार लो, काम बेहाल खुद पड़े हुए हो। एक काम भी नहीं छोटा सवाल और समय कम बचा है इस मुद्दे के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कहा बीजेपी कांग्रेस साजिश कर रही है, इस विवाद पर लगातार जितने विवाद होते हैं, लेकिन अब योगेंद्र यादव से लेकर के प्रशांत भूषण से लेकर के इसमें बीजेपी कांग्रेस कहां थी? नरेंद्र सिंह तोमर की डिग्री अगर फर्जी निकलती है, इसमें बीजेपी कांग्रेस कहां थी? देखिए, मैं अब एक मिनट, मुझे अब जर्नैल सिंह नहीं हाजिर हो रहे हैं, इसमें बीजेपी कांग्रेस का पहले जवाब देने दीजिए, अभी इसका तथ्य सामने आएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो RTI डाला है जिन साहब ने जितेंद्र तोमर के उस पे फर्जी डिग्री पे, अगर मान लीजिए आपका क्रमांक संख्या 100 है और आप 102 के क्रमांक संख्या का रिजल्ट मांगेंगे, तो क्या लिख के देंगे? वो तो यही बोलेंगे ना कि 102 क्रमांक संख्या में जितेंद्र तोमर का नाम ही नहीं है, तो आप वहां पर गलत रोल नंबर ही पेश कर रहे हो, उसी में RTI डाल रहे हो। आप ये साजिश क्यों नहीं उजागर करते हैं? ये अभी ये आप देखिए, यही मामला है, पूरा प्रूफ है जितेंद्र तोमर जी का, यूनिवर्सिटी से भी लिख के आया है कि नहीं, इनकी सत्यता नहीं है। हाई कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया, हाई कोर्ट में मैं यही चीज जानना चाहता हूँ, ऊपर अगर कोई दोषारोपण होता है तो ये बहुत पक्के और बहुत अच्छे हैं, और दूसरे किसी पे दोषारोपण होगा तो ये सबसे आगे हैं। ऐसा होता है, आप दिखा रहे हैं, सिर्फ 2 चरित्र दिखा रहे हैं, एक चरित्र पे रहिए ना। आपने जनता के साथ एक छलावा किया है, धोखा किया है, ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आने वाले दिन। जनता से छलावा करने का रिजल्ट तो 67 सीट पर आया। हाँ, तो ये पता चलेगा अभी एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, ये जो आज एक हालात बन गए हैं कि किसी भी तरह से कॉर्नर्स कट किए जाएं, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर का सवाल है, उसी तरह से ये ऑर्डिनेंस का सवाल है जो भूमि के ऊपर है। तो मेरा ये कहना है कि हम अपने जनतंत्र को बिल्कुल बखेर के छोड़ रहे हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी को गंभीरता से देखना पड़ेगा कि हमारा जनतंत्र खतरे में है अगर इस तरह हर पार्टी करेगी अपने बीच बचाव के लिए। चले पुष्पेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से इस पूरे विवाद को लेकर के, उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि
जो बड़े भाई प्रवक्ता हैं वो बार बार कुछ बातों को सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं और जब बात में कोई दम ना हो तो उसके शब्दों का भी जो है सिलेक्शन बड़ा कमजोर होता है। आप ये देखें कि कोर्ट के अंदर आप सरेंडर नहीं किया, फिर कोर्ट में भी आपको सरेंडर करना पड़ा। नितिन गडकरी की आपने टोपी पब्लिकली उछाल ली, घर जाके आपने माफी मांग ली। मेरा कहना है कि प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कैप्टन गोपीनाथ, दमानिया, ये तमाम मेधा पाटेकर से लेकर के जब भी इन्होंने सवाल उठाया वो बाहर हो गए। ये हाई कमांड कल्चर के खिलाफ आए थे और इनका हाई कमांड ये था कि वो वहां नतमस्तक बने बंगलौर में योगा कर रहे थे और यहां लोगों को डायरेक्ट दिया कि आप इन्हें मारो पीटो। मुझे लगता है कि जिस व्यवस्था के खिलाफ ये आए थे ये उसके अंग बन गए हैं। अब इनकी मजबूरी ये हो गई है कि इनके बावर्ची खाने में अगर अरहर की दाल बन रही होगी और पता चला कि नहीं गलती से अरहर की दाल उर्द की दाल बन गई तो उसमें भी बीजेपी का इनको हाथ नजर आता है। सवाल यह है कि इस पार्टी से ये उम्मीद की जाती थी कि कम से कम ये पार्टी अपनी गलतियों को मानेगी, अंदर मानेगी, बाहर तो छोड़ दीजिए, ये अंदर भी मानने को तैयार नहीं है, बाहर भी मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने तथाकथित एक लोकायुक्त बनाया था, उसको भी इन्होंने धत्ता बता दिया। सवाल यह है कि यही सर्टिफिकेट देते हैं, यही जुर्म तय करते हैं और इन्हीं की सबसे बड़ी क्लास यह है कि इन्होंने पूरे आंदोलन में संसद को खूब गालियां दी। जुडिशरी का मामला आया तो नहीं गए। अब इन्होंने एक नया निकाला है कि देश के अंदर मीडिया का पब्लिक ट्रायल होगा। ये नई खाप पंचायत है, इनको इस देश के कानूनों पे, इंस्टीट्यूशन पे कोई भरोसा नहीं है। ये तय करेंगे कि ये मीडिया सही कर रहा है, भीड़ इकट्ठी करेंगे। ये भीड़ तंत्र में विश्वास करते हैं और इनका है कि भीड़ इकट्ठी करो, लूटो और उसके बाद को क्या कहते हैं मैं अराजक हूं। ये तमाम सारी चीजें आप पार्टी को देखनी चाहिए। एक पत्रकार के नाते आप पार्टी से मेरा कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, लेकिन हर बात को ये कहेंगे कि अब मीडिया खराब है, कल बीजेपी खराब थी, अब कांग्रेस खराब है, कुछ दिन के बाद ये ओबामा को भी जिम्मेदार ठहराएंगे कुछ बात के लिए। देखते रहिए, अभी इन्हें 2-3 महीने हुए हैं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जो पुष्पेंद्र जी ने कहा कि लूटो, ये एक गलत बयान था। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ आई है। आप हमारे किसी भी नेता, मुझे तो नहीं लगता है चले छोटा सा ब्रेक, मौका दिया गया सर आपको पूरा रखने का। भ्रष्टाचार की बात, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद होगा मुद्दा दूसरा, उस पर चर्चा करेंगे। आप बन रही है हमारे साथ। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा, जी हां, आज संसद में गृह राज्य मंत्री ने एक बयान दिया और उस बयान में ये कहा गया कि दाऊद इब्राहिम कहां है ये पता नहीं है। वहीं संसद के बाहर की तस्वीर आती है, एक और गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू आते हैं, कहते हैं नहीं हमें पता है। सवाल ये कि आखिर में इस तरह का विरोधाभास क्यों है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
पुष्पेंद्र जी, आपसे पहला सवाल, ये जो विरोधाभास देखने को मिल रहा है, संसद के अंदर जो बातें कही जाती हैं वो ऑन रिकॉर्ड होती हैं, क्या इतना ये मुद्दा कितना सेंसिटिव है ये उनको पता नहीं था, या जिस तरीके से उन्होंने ये बात रखी कैसे देख रहे हैं आप इसे? बाहर कुछ और बयान, अंदर कुछ और बयान। 2014 में ही बयान दिया था किरण रिजिजू ने, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि नहीं हमें पता है कहां पर है दाऊद इब्राहिम। वजह क्या मान रहे हैं इसकी आप? देखिए, वजह यह है कि मैं दाऊद इब्राहिम के इशू को 3 चीजों से जोड़ के देखता हूं, जो मुझे लगता है कि जहां सरकार की कोई दृष्टि नहीं है, सरकार जो है बड़े डेली वेजेस पे काम कर रही है। कश्मीर की पॉलिसी, पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम, आप तीनों चीजों को देखें। मसरत पे जब बयान दिया तो गृह मंत्री का संसद के अंदर बयान कुछ और था, प्रधानमंत्री का कुछ और बयान था, निकला वहां से कुछ और। एक बात। दूसरी बात आप ये देखें कि दाऊद इब्राहिम के बारे में मुझे एक ही छोटा सा वाक्य याद है। सुशील कुमार शिंदे जिस वक्त भारत के गृह मंत्री थे, उन्होंने एक बयान दिया कि हम दाऊद को वापस लेके आएंगे, और उस बयान के बाद बड़ा सारा तूफान उठा। लेकिन उस बयान को ध्यान में रख के भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री के बीजेपी के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कुछ चीजें बड़ी साफ कही। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये जिम्मेदार गैर जिम्मेदाराना बातें लोग करते हैं, और ऐसी बातों को इस तरह से कहा जाता है कि आप दाऊद इब्राहिम को लाएंगे। क्या अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? जरा सा सीरियस होकर बात करनी चाहिए। ये शब्द नरेंद्र मोदी के उस टेलीविजन में थे। और उस वक्त जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो लोगों को ऐसा लगता था कि दाऊद इब्राहिम का न सिर्फ बीजेपी को ठिकाना पता है, बल्कि वो कौन से जूते पहनता है, कौन सी टाई लगाता है, ये भी पता था। लेकिन सरकार बनने के बाद से आप 3-4 कंट्राडिक्शंस ऐसे देखें कि एक सरकार का मंत्री कहता है कि दाऊद इब्राहिम का हमको पता नहीं, दूसरा कहता है हमें पता है, तीसरा कहता है हम एक्सट्रैडिशन की बात करेंगे। मेरा कहना यह है कि भारत सरकार पहले यह तय कर ले कि दाऊद इब्राहिम को उसको लाएंगे तो क्या पाकिस्तान इनको देगा? एक। दूसरी बात, अभी ज़कीउर रहमान के रेफरेंस में इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ज़कीउर रहमान के मुद्दे को, जिस आदमी के, जिस देश में आप साफ साफ कहते हैं कि उस देश की इस्टेब्लिशमेंट, उस देश की फौज और आईएसआई मिलकर भारत के खिलाफ हमले कराते रहे, उन हमलों में जो फ्रंट पे आदमी है उसका नाम है ज़कीउर रहमान। उसको कहते हैं उस कोर्ट से कि आप इस पर मुकदमा चलाइए। जिस सिस्टम का वो हिस्सा है वो उस पर मुकदमा चलाएंगे। अब इसमें भारत सरकार एक ऐसी ब्लंडर करने जा रहा है जो मैं समझता हूं कि इस डिप्लोमेटिक ब्लंडर का खामियाजा भारत को अगले 50 साल भुगतना होगा। क्या आप ज़कीउर रहमान जैसे एक आतंकवादी का मामला यूएनओ में ले जा रहे हैं? सवाल मेरा यह है कि 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट में 300 लोग मारे गए थे, दाऊद उसमें सबसे बड़ा मुलजिम है। उसके अलावा तमाम मैच फिक्सिंग के मामले हैं, क्रिकेट के मामले हैं और दीगर छोटे छोटे मामले हैं। मेरा कहना यह है कि उसके बाद एक वोरा कमेटी बनी थी, और उस वोरा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के एक एनेक्चर के अंदर उस वक्त के सियासी लीडरान, जो महाराष्ट्र के बड़े लीडर थे, उस वक्त के ब्यूरोक्रेट, उस वक्त के बिल्डर माफिया, इन सबके नाम हैं। इस देश में काला धन आने के लिए एसआईटी बनकर उनके नामों के सार्वजनिक करने के लिए सुबह शाम शोर मचता है। लेकिन आज 23 साल हो गए, आज तक किसी पार्टी ने उन नामों को सार्वजनिक करने की बात नहीं कही। लोग उसमें राज्य करके मर भी गए हैं। जो मौजूद है भारतीय सियासत में अपना मुकाम रखते हैं। मेरा कहना है कि दाऊद इब्राहिम के नाम के ऊपर भारत सरकार का जो भी फैसला हो उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। हर बार सरकारें आती हैं, सरकारें से बात करती हैं, पाकिस्तान ज़कीउर रहमान को अपनी कोर्ट में सजा नहीं दे रहा, इनको दाऊद इब्राहिम पकड़ा देगा जो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट असर है। मेरा कहना है कि भारत सरकार के जो उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी, बड़ी उनकी स्पष्ट दृष्टि है, बड़ी साफ बात वो कहेंगे, आज उनकी पार्टी के लोग ऐसा लग रहा है कि मेरठ से छपने वाली मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं। जो दिल चाहे, जिसके जो दिल चाहे कहानी बना देता है, जो दिल चाहे वो कह रहा है। लग ही नहीं रहा कि भारत सरकार की एक मजबूत सरकार का ये बयान है। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कंट्राडिक्शन है ये छोटा मोटा नहीं है। संसद के अंदर दिया गया बयान, अलग अलग, एक ही गृह राज्य मंत्री, 2 गृह राज्य मंत्री 2 अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा पाकिस्तान है? क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा दाऊद इब्राहिम है? क्या आने के बाद से क्या एक्शन लिए गए कुछ पता नहीं लग रहा है लोगों को। और आप कह रहे हैं सरकार अच्छे दिन आ गए, लोगों में के अंदर अब धीरे धीरे जो पेशेंस लेवल है वो घट रहा है, क्रोध गुस्सा बढ़ रहा है। आने वाले चुनाव में हो सकता है उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़े। क्या आपको लगता है ये गैर जिम्मेदार बात थी? रमेश जी, गृह मंत्रालय में जो भी राज्य गृह मंत्रियों ने क्या स्टेटमेंट दिया है वो उन्होंने किस रूप में दिया है वो उनके स्वयं का वो है।
लेकिन स्वयं का नहीं हो सकता, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बयान को संज्ञान में लिया जाता है। संज्ञान में लिया जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में रटपट पर जो भी होता है वो ऑन रिकॉर्ड भी आता है। लेकिन एक और भी चीज़ है कि मैं भी ये स्वयं का जिस डिप्लोमेटिक सिस्टम है दाऊद इब्राहिम वहाँ जिस संरक्षण पल रहा है और संरक्षण से उम्मीद की जाए कि भाई आप उसे जो हमें अपनी कस्टडी दे दीजिएगा, तो ये इतने लंबे अरसे से मामला जो है नहीं चलता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी भारत सरकार के बारे में ये सोचना कि भारत सरकार कहे कुछ और करे कुछ, ये कतई किसी टाइप से नहीं है। धीमे धीमे सारी चीज़ों को 60 वर्ष के एक लंबे पीरियड के बाद आप 1 वर्ष के अंतराल में आप सारी चीजें एग्जीक्यूशन में पाएं, ये असंभव नहीं है। लेकिन मैं बड़ी दृढ़ता के साथ कहना कि 60 साल में कुछ हुआ नहीं, दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा। नहीं एक मिनट, नहीं मैं आप उसी में जवाब चाहता हूँ, एक लाइन जोड़ रहा हूँ, आप जवाब दें। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब नरेंद्र मोदी ने ये बात टेलीविजन पे कही कि ऐसी चीजों का प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही आपकी बात जोड़ रहा हूँ आपकी बात, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन उस सरकार के मंत्री, मैं ये कोई नहीं कह रहा कि आप दाऊद इब्राहिम को कल ले आइए, कोई ये कह भी नहीं रहा है। सवाल यह है कि लोगों ने नहीं कहा कि आप दाऊद इब्राहिम को लाइए, लोगों ने तो कहा तो कारादल लाइए। लेकिन आप ही के मंत्री एक सवाल उठाते हैं फिर उस पर यू टर्न लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं जिस सरकार के अध्यक्ष का, जिस सरकार की पार्टी के प्राइम मिनिस्टर का इतना गंभीर तरीका हो, उस सरकार के मंत्री इतने सरलीकरण से, इसलिए छिछले स्टाइल में संसद में लिखित बयान कुछ दे रहे। सवाल इस पे है, इस पे नहीं है कि आपकी नियत नहीं है, नियत होगी, लेकिन ये जो बातें आ रही है वो मनोहर कहानियां अगर पढ़े तो उस किस्म की कुछ रहस्यमय कहानियां नजर आ रही है मुझे। देखिए, सरकार के मुखिया ने स्वयं आपने कहा कि जिस चिंता के साथ कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस चीज का विकल्प नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूं कि ये जो है खुला ओपन सिस्टम है, ये कहना बताना कि वहां है जी, या वहां नहीं है, ये सारे सिस्टम में डिप्लोमेटिक सिस्टम है या जो गृह मंत्रालय का स्वरूप ये नहीं है। ये निश्चित है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उस दायरे से नहीं है। ये चाहे SIT एक्ट काला धन का मामला हो, चाहे दाऊद इब्राहिम का मामला हो, सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और बहुत गंभीरता से एक जो सिस्टम है वो चल रहा है। सिस्टम में सारी चीजें, अभी कुछ दिन पहले भी थोड़ा सा इस चीज पर एक चिंतन करते हुए पब्लिश हुआ था कि भाई ये कैसे कब क्या है, मौका आएगा तो जब चीजें हम पूरी दर्शित करने का, दिखाने का ये स्वरूप भी आपको मिलेगा जल्दी। लेकिन ये अब जो पहले की तरह से क्या हुआ, ये चाहे विदेशी नीति पर हो, चाहे जितने भी आपदा स्थिति हो, सारी चीजों पर भारत सरकार बहुत ही त्वरित उसका क्विक एक्शन हुआ है। किसी भी चीज में देरी, सोचना, चिंता का ये कतई नहीं है। चले संजीव जी, क्विक एक्शन है संजीव जी। हाँ देखिए, एक सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यही ये सरकार के लिए एक अच्छा जुमला है। क्योंकि अभी तक इन्होंने जो काम, जो वादे किए पब्लिक से, जिस तरीके से इनका विदेश नीति है और छोटे छोटे मुद्दे को जिस तरह के UN में उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पुष्पेश भाई भी सही बता रहे थे अभी, ये भारत में इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। एक गृह राज्य मंत्री के कुछ और बयान आता है, गृह मंत्री का कुछ और बयान आता है, और चुनाव से पहले यही प्रधानमंत्री हमारे हैं जो बोलते थे कि मैं उसके घर में घुस के पकड़ के दाऊद इब्राहिम को यहां लेके आऊंगा। लोगों को गुमराह करने का इन्होंने पूरा अच्छा खासा ठेका लेके रखा था। और आज के दिन में जो भी चीजें हों, कोई भी चीजें सरल तरीके से जनता के बीच में नहीं आ रही है। ये गुमराह का कार्य तो आपकी जो कांग्रेस ने पूरे देश को निस्तानाबूद करके रख दिया। और सिर्फ गुमराह करने का हम लोग काम नहीं करते हैं, हम हकीकत को गुजारते हैं, हकीकत को देखते हैं, हकीकत की पूजा करते हैं। लोगों को धीरे धीरे उसकी पोल खुल रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। पोल तो आप कांग्रेसियों की खुल गई है कि आपका क्या स्थिति है। अभी बेचारे इस्माइल जी बता रहे कि आप 0 पर 17 0 पर सिमट गए, दिल्ली में 0 पर सिमट गए। यही चीज बोल रहे थे कि हमने पेट्रोल का दाम कम करवा दिया और आज पेट्रोल पे सरचार्ज लगा के बेच रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि सिर्फ गुमराह करने के लिए एक जनता को बोली जाती है। चले इस्माइल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सिर्फ किताबों में और फाइलों में इनके पास है बस। विपुल जी, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा जी। पहले रमेश चंद्र जी ने अभी बोला, गृह मंत्री जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने आज पार्लियामेंट में लिखित रूप में दिया है कि उनको दाऊद इब्राहिम का पता मालूम नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल उन्होंने लिखित दिया है। जो सबसे बड़ी चीज जो समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद दाऊद इब्राहिम का पता भूल गई, ये क्लियर। और उन्होंने आज लिख के दे दिया कि हमें मालूम नहीं है।
और इसके पहले, चुनाव के पहले जिस तरह से मोदी जी ने दाऊद को लेकर के बातें कही थी, एक देश में और जनता में विश्वास पैदा हुआ था कि कम से कम दाऊद इब्राहिम को तो हम ले ही आएंगे और ट्रायल उसका होगा, क्योंकि ये केस लंबित 1993 से है। और इस देश में जो उसमें जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनको उनको वहां पर जिनकी समस्या हुई है, उसको उसका इंसाफ चाहिए। और ये इंसाफ बगैर दाऊद इब्राहिम के यहाँ आए हुए नहीं हो सकता है, ये चीज समझना चाहिए। और मेरे हिसाब से सरकार को, पार्लियामेंट को इस पर बहुत ही संवेदनशील बयान देना चाहिए, संवेदनशील बातें अति संवेदन है भारत सरकार, और कटबद्ध भी है, जो कहा है उसे करेंगे भी लगता है किया भी जा रहा है। आप चुनाव से पहले जो वादे किए हैं ना, वो सब अभी सारे रिकॉर्ड में है। लेकिन आपने क्या बोला था कि दोस्तों मैं पाकिस्तान से पकड़ के लाऊंगा, यही हमारे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था चुनाव से पहले। आज वो सारे वक्तव्य फेल हो चुके हैं, सारे के सारे। तो जो भी चीजें हो रही हैं, वो एक भी ऐसा पटल पर नहीं है जो कि सही अंदाज में मनमोहन सिंह पर तंज कसा जाता था कि 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही थी, महंगाई कम हुई क्या? अब अगर आपसे पूछा जाए, काले धन को लेकर इतनी बातें की गई थी, इतने अकाउंट में पैसे आ गए, काला धन आया क्या? कुछ पता नहीं है उसका, क्या हो रहा है? कानून आ रहा है। दाऊद इब्राहिम को लेकर के जिस कॉन्फिडेंस से बातें कही गई थी, अब आपका ही मंत्री, गृह राज्य मंत्री संसद के अंदर लिखित बयान देते हमें कुछ पता नहीं है, ये आपको लगता नहीं है? सरकार बनते ही जो एक एसआईटी सिस्टम जब प्रोवाइड नहीं किया गया था, सरकार बनते ही एसआईटी सिस्टम हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में सारी देखरेख में सारा लिस्ट भी निकल के आई है और प्रेषित भी की गई है। और जिस तरीके से कोई ये बताइए हम 2 बयानों में से किस बयान को माने? लिखित रूप से तो ऑन द रिकॉर्ड है, हम उस बात को सही माने, या जो किरण रिजिजू बाहर कह रहे थे हम उस बात को सही माने? हम भरोसा किस पर करें? क्योंकि तो अगर कोई व्यक्ति है वो तो कंफ्यूजन में आ गया, गुमराह करने वाली बात है, बस अभी ऐसा है। ये दोनों चीजों के बारे में कल स्पष्टीकरण पार्लियामेंट में आपके सामने होने वाला है। रमेश भाई, एक बात तो आप मानेंगे, आप सत्ता में रहें कोई बात नहीं, लेकिन हम भी सब भारत के नागरिक हैं और आप भी भारत के नागरिक हैं। सवाल यह है कि आप 2 बातों को कह रहे हैं, हम आपकी नीयत पे सवाल नहीं उठा रहे। आपने महंगाई कम की नहीं, हम उसमें दाऊद इब्राहिम का मामला इस देश की जनता ने नहीं आज उठाया था भाई, जिसपे इस आप ही की सरकार के लोग आपस में एक दूसरे को लड़खड़ाते क्यों नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि एक रिटन रिप्लाई दी गई है, एक मंत्री देश के किसी कोने में भी बोलता है, वो मंत्री की हैसियत होती है, मंत्री के शब्दों पे विरोध नहीं होता है, वो पॉलिसी डिसीजन होता है। सवाल भारत सरकार बोल रही है। एक गृह राज्य मंत्री है हरिभाई गुजरात के, वो कहते हैं हमें पता है, दूसरे कहते हैं हमें नहीं पता है। भगवान न करे कल राजनाथ सिंह कल कोई तीसरा बयान दे दें। मैं ये कह रहा हूं, एक ऐसा गंभीर मुद्दा जिससे एक देश जुड़ा हुआ है और उस पे आपके संबंध भी खराब है, उस देश के अंदर आतंकवाद का मामला है, आप मोस्ट वांटेड की लिस्ट देते रहे। मुझे याद है पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान को देखने से मुझे लगता है कि पहले भारत सरकार जब बातचीत करती थी तो एक 20-25 लोगों की लिस्ट देती थी कि ये मोस्ट वांटेड हैं, और उसमें दाऊद से लेके कास्कर, टाइगर, तमाम ऐसे नाम थे। अब वो लिस्ट नहीं देती है, अब वो लिस्ट खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ 2 लोगों पर बात अटक गई है, एक जकीउर रहमान लखवी है और एक है हाफिज सईद। मेरा कहना दाऊद को लेकर के भारत सरकार क्या गंभीर है? मेरा सवाल यह है कि आपकी सरकार है, बहुत ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। वोरा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के एनेक्चर 1-2 के अंदर तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम राजनीतिक सियासी दलों के लोगों के नाम है, उसको सार्वजनिक एक बार कर दें आप, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे XYZ हो, उसको सार्वजनिक करने से आपकी क्रेडिबिलिटी होगी कि आप दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। ना तो आप उस रिपोर्ट को ला रहे हैं और आपके ही गृह मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। सवाल यह है कि कश्मीर पे आसिया अंद्राबी दुख्तराने मिल्लत की अगर पाकिस्तान का झंडा दिखाती है तो शोर तो बहुत होता है, आपकी सरकार FIR नहीं करती। मसर्रत को जब छोड़ दिया जाता है तो गृह मंत्री का बयान कुछ होता है, उसे गिरफ्तार नहीं करते। सैयद शाह गिलानी रैली करके पाकिस्तान का झंडा लगाते तो आप गिरफ्तार नहीं करते। आप देश को यह बता दें कि आप करना क्या चाहते हैं भाई। कांग्रेस के जमाने कम से कम ये तो पता था कि ये नहीं करना चाहते, ये करना चाहते हैं। आप तो क्या करना चाहते हैं ये भी नहीं पता और क्या नहीं करना चाहते ये भी नहीं पता। जी पहले तो ये भ्रम आप भी निकाल दें कि हम ये नहीं करना चाहते। भ्रम नहीं, आप ऐसा है अभी का सवाल जो है, होम मिनिस्ट्री में किसी एक मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया, एक पॉलिसी मैटर सिस्टम है
और जैसा कि आपने अपने शब्दों में स्वयं कहा कि खुद मुखिया ने कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सिस्टम को नहीं प्रोवाइड किया। नहीं, आपको नहीं, अब जो एक स्टेटमेंट जो आया है रिटन में, और उसके बीच में एक ये भी आ गया है कि कल पार्लियामेंट के सिस्टम में इस चीज को ओपन भी किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज एक और है कि चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे ब्लैक मनी का वाला सिस्टम हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन देकर के एसआईटी बनाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि लिस्ट के बारे में भी एक डायरेक्शन आया कि जो भी हो आप डायरेक्ट यहां देंगे, उसको ओपन करने का सिस्टम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर सारा सिस्टम चल रहा है, इस पर पब्लिक के सिस्टम नहीं, गलत भ्रम पैदा कर रहे हैं आप, भ्रम पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सारा सिस्टम चल रहा है। और दूसरी चीज एक और है कि भारत सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, चाहे तो ब्लैक मनी हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, कुछ नहीं, और हर सिस्टम के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, कोई कोताही नहीं होगी। 100 दिन में मैं काले धन लाऊंगा, अरे आपने तो बनते 100 दिन छोड़ो, बनते ही एसआईटी बनाई, आप तो उसको रख करके बैठे थे, आप वो भी नहीं कर पाए थे, वो भी नहीं कर पाए थे आप तो, हमने तो बनते ही सबसे पहले आपको अब लाइए ना। इस सारी बहस में एक बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है, वो ये है जनतंत्र को, कि आज एक मंत्री बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं। विश्वास उठेगा एक मंत्री से दूसरे मंत्री से नहीं, जनतंत्र विश्व रटपट पर एक विश्वास जगाया है, वही काम एक असली आपके अध्यादेश कर रहे हैं कानून के मामले में, और जनतंत्र पे हमला इस देश में जो हो रहा है। अगर जनतंत्र जिंदा है तो भारतीय जनता पार्टी को, भारत सरकार को है। आपका जनतंत्र मामले में कहां से बनकर रह गया? दुनिया में है ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आते। आम आदमी पार्टी का मुद्दा था, तब भी आपने अध्यादेश का बात उठाई, अभी दाऊद इब्राहिम का मुद्दा है, तब भी आपने अध्यादेश का मुद्दा था। इस मुद्दे पे क्या सोचा? कोई भी फिल्म चलाइए, नाम यही तय करेंगे भूमि अधिग्रहण। फिल्म किसी की भी हो, दिलीप कुमार की हो, रेखा की हो, अमिताभ बच्चन की हो, आप कोई तय करेंगे। ये जमीन खास मुद्दा नहीं है, उसमें जमीन ये जमीन में बेचारे घुस गए हैं, अब जमीन से ऊपर निकलना नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं है, भूमिहीन किसान हो गए। सवाल ये है कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, कुछ नहीं जुड़ा हुआ। आप गैंगस्टर्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे, आप ब्लैक मनी नहीं ला पा रहे, क्योंकि आप भी उसी व्यवस्था में धसे हुए हैं। आप खुश रहिए ना, आप क्यों नहीं चुनाव जीत के सही करते हैं भाई? आप क्यों नहीं गिराते त्रिपुरा के अंदर? करके दिखा देंगे। आपको 35 साल के बाद बंगाल में आज की स्थिति यह है कि दुनिया का सबसे ऐसा राज्य, अब आप बंगाल लाओ, उसके बाद अंडमान चले जाना, वहां पर भी भूकंप आया। अरे ये सब बेकार है। आप भूमि अधिग्रहण और प्रजातंत्र, बस यही लोगों को पिला रहे हैं आप सुबह से लेकर। प्रजातंत्र पे हमला हो रहा है और मंत्री आप अपना विश्वास खो रहे हैं प्रजातंत्र पे। विपुल जी, एक मेरा सवाल, हाँ संक्षेप में, क्योंकि समय समाप्त हो चुका। जी बताइए। जी, मेरा सवाल ये था कि पीछे एक नीरज कुमार जो सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके, उनका बयान आया था कि दाऊद इब्राहिम जो है वो सरेंडर करना चाह रहा था। इसके पीछे की क्या सच्चाई है? आपके पास गृह मंत्रालय है, आप सरकार में, आप सेंटर में बैठे हैं, तो कृपया करके इसकी सच्चाई आप पता करें कि भाई दाऊद इब्राहिम अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो क्या सकते हैं? आप अभी पूछ सकते हैं, बेचारा रिटायर हो गए हैं, अब तो आपकी सरकार है, तो अधिकारी रिटायर हो गए, सरकार तो आपकी है ना, सरकार तो आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, गृह मंत्रालय आपको चिंता है, वो चिंता है, रहेगी और करके दिखाएंगे। हालांकि इस पर जो मौजूदा दाऊद इब्राहिम से ज्यादा इस देश में बहुत सारे दाऊद इब्राहिम है, उनको तो पकड़ लो पहले यार। चले बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस्माइल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पुष्पिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल घटना चक्र को यहीं समेटते हैं। तमाम बड़ी खबरों को लिए देखते रहिए जान टीवी। नमस्कार।